Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. So आज हम शुरुआत टॉपिक से नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। आई थिंक कि जितना मैं क्यूरियस हूँ आप लोगों के बारे में जानने के लिए कि आप लोग कहाँ से हैं, या फिर आप नर्सिंग स्कूल्स में हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में भी आते हैं और आपके माइंड में भी मुझे लेकर कुछ क्वेश्चन आते होंगे कि ये जो मैम हैं वो कहाँ से हैं। तो चलिए थोड़ी सी ये जो क्यूरियोसिटी है आप लोगों की और मेरी, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और उसी तरीके से आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, ताकि ये जो हमारा कनेक्शन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरीके से हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान पाएँ, तो जो ट्रस्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर हम अपनी इस तरीके की जो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर यहाँ पर शेयर करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आपकी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट हेजिटेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वो यहाँ पर अपना कोई भी रिएक्शन शो करेंगे तो दूसरा जो कैंडिडेट है वो क्या सोचेगा। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट गाइज, क्योंकि आप सब लोगों का भी एक ही मोटिव है यहाँ पर कि आपको नर्सिंग में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके अपने करियर से रिलेटेड, ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर पाएँ। तभी आप इस तरीके के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर किसी पेज को फॉलो करते हैं। तो आपका जो मेन मोटिव है वो अपनी नर्सिंग इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने का है। और दूसरी तरफ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैं जितनी नॉलेज मेरे पास है वो उन लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि जो लोग नीडी हैं या फिर जिन लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर नहीं मिल पाती है, तो ये जो एक टाइमिंग होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी लेकिन वो एक राइट टाइम पर अगर आपको नहीं मिलती है तो उसके लिए आपका जो टाइम का लॉस होता है वो काफ़ी मैटर करता है। और टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइम अगर एक बार चला गया तो उसके बाद आएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे जितनी नॉलेज है उतनी मैं उन लोगों के साथ शेयर करूं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मेरा जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं जयपुर से हूँ। तो आप लोग भी अगर बताना चाहें कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग इस वक्त नर्सिंग स्कूल में हैं या फिर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप बता सकते हैं, ताकि हम लोगों की ये जो बॉन्डिंग है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन को। एंड इससे पहले काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लाइक लिथियम हो गया या फिर डिजॉक्सिन हो गया, और भी बहुत से इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं, उनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। सो अगर आप उनको भी देखना चाहें तो प्लीज़ चैनल पर जाके वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो पेनिसिलिन ड्रग के थेराप्यूटिक क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये आती है एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी के अंदर। एंटी बैक्टीरियल जो कैटेगरी है इसको हम सिंपली अगर कहना चाहें तो एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेनिसिलिन है वो वर्क करेगी किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो इसलिए इसको एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आई थिंक इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक। ये हम सभी को पता है कि क्या होता है एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल। एंड अगर इसके फार्मेकोलॉजिक क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये है सेल वॉल इनहिबिटर। इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल है
उसके अंदर ये एक अवरोध पैदा करता है, उसको ये बनने नहीं देता, और अगर बन चुकी है तो उसको ये क्रैक करने में हेल्पफुल होता है, इसीलिए इसको सेल वॉल इनहिबिटर कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि पेनिसिलिन जो ड्रग है वो बैक्टीरियोसाइडल है, मीन्स ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है कम्प्लीटली। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन फॉर्म होने वाला है कि पेनिसिलिन जो ड्रग है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है या फिर बैक्टीरियोसाइडल है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये जो ड्रग है वो बैक्टीरियोसाइडल है, ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। एंड इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा वो किस तरीके से होगा कि ये जो सेल आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर हमें डीएनए भी दिखाई दे रहा है और मैसेंजर आरएनए भी है। जो पेनिसिलिन है वो इस आउटलाइन को आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ये है यहाँ पर बैक्टीरिया की वॉल, ठीक है। तो ये जो पेनिसिलिन होती है वो इसी सेल की जो वॉल है इसी के ऊपर अपना एक्शन शो कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल है इसके अंदर पेनिसिलिन को बाइंड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर की तरह काम करते हैं इस पेनिसिलिन के लिए। एंड जब पेनिसिलिन यहाँ पर अटैच हो जाती है तो फिर ये जो पेनिसिलिन है वो इस वॉल को वीक कर देती है, एंड उसकी वजह से जो फ्लूइड कंटेंट्स होता है बॉडी का वो इस सेल के अंदर एंटर कर जाता है। एंड ये ही रीज़न बनता है यहाँ पर कि ये जो बैक्टीरिया की सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है पेनिसिलिन की वजह से। फर्स्ट तो आपको ये समझ में आ गया कि जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल इनहिबिटर है और ये किस तरीके से जो सेल होती है उसकी वॉल को इनहिबिट करती है। सेकंड जो इसका एक्शन है वो किस तरीके से ये शो करती है, यहाँ पर जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग फॉर्म होती है, और ये जो रिंग है वो ही रेस्पॉन्सिबल होती है इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। अगेन यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है वो ही रेस्पॉन्सिबल है इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, उसी की वजह से जो सेल है वो डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि ये जो बीटा लैक्टम रिंग है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड ये जो बैक्टीरिया हैं वो एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिसको बीटा लैक्टमेज कहा जाता है या फिर पेनिसिलिलेज कहा जाता है। एंड एज लग गया है यहाँ पर तो इट मीन्स ये एंजाइम है, एंड एंजाइम का जो काम होता है वो यही कि यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है उसको ये ब्रेक कर देता है। ये जो रिंग है ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो पेनिसिलिन इफ़ेक्टिव थी किसी केस के लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस बीटा लैक्टमेज को सिक्रीट कर रहे हैं। वहाँ पर इस केस में ये जो पेनिसिलिन है वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाती है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि पेनिसिलिन के साथ में हमें कुछ और इफ़ेक्टिव कंपोजिशंस को ऐड करना होता है, देन उसके बाद ये ऐसे बैक्टीरिया पर भी अपना इफ़ेक्ट शो कर पाती है जहाँ पर ये जो एंजाइम है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम नोटिस करेंगे पेनिसिलिन के बारे में वो ये है कि ये जो पेनिसिलिन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मोस्ट कॉमनली इससे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, एंड इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई ये दोनों ही काफ़ी कॉमन बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर हम पेनिसिलिन का जो अफेक्ट है वो देख पाते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ राउंड होते हैं और एक चेन की शेप लिए होते हैं ये बैक्टीरिया। इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते तो राउंड हैं लेकिन वो एक ग्रुप के अंदर होते हैं, ना कि किसी चेन की फॉर्म में होते हैं।
सो इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई है और कौन सा स्टेफाइलोकोकाई है। सो अगेन यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि किस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनके लिए हम काम में ले सकते हैं। तो आंसर हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर स्टेफाइलोकोकाई, जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इसको चूज़ करना होता है। सो ये दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हैं, इनको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन से हैं जिनके अंदर हम पेनिसिलिन को यूज़ कर सकते हैं, तो लाइक निमोनिया की कंडीशन है या फिर मेनिंजाइटिस एंड स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड इन्फेक्शंस, या फिर स्टमक के कुछ इन्फेक्शन और गैस गैंग्रीन, टिटनेस, एंथ्रेक्स, सिकल सेल अनीमिया इन इन्फेंट्स, ये कुछ कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिनके अंदर हम पेनिसिलिन को एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ की कि जो पेनिसिलिन ड्रग है वो किस किस कैटेगरी से रिलेट करती हैं। सो सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है नेचुरल पेनिसिलिन्स की। ये जितनी भी ड्रग्स हैं वो नेचुरल जो कंपाउंड है उनसे बनी हुई है, सो इसीलिए इनको नेचुरल पेनिसिलिन कहा गया है। और इनमें मेन जो ड्रग्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: पेनिसिलिन जी बेंजाथाइन, पेनिसिलिन जी पोटेशियम, पोटेशियम की जगह यहाँ पर सोडियम भी हो सकता है। सो ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो पेनिसिलिन जी के साथ में एडजस्ट किए जाते हैं और जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही फिर पेनिसिलिन जी पोटेशियम प्रोवाइड करना है या फिर पेनिसिलिन जी सोडियम प्रोवाइड करना है, ये हम तभी डिसाइड कर पाते हैं जब हमें पता होता है कि पेशेंट को किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है पेनिसिलिन जी प्रोकेन, या फिर सबसे लास्ट में है पेनिसिलिन वी। सो देखिए यहाँ पर जो ड्रग है पेनिसिलिन जी बेंजाथाइन एंड पेनिसिलिन जी प्रोकेन। सो देखिए यहाँ पर ये जो दो ड्रग्स हैं पेनिसिलिन जी बेंजाथाइन एंड पेनिसिलिन जी प्रोकेन, इसको हम आईएम ही यूज़ करते हैं। एंड जो ड्रग है पेनिसिलिन जी पोटेशियम, इसको हम आईएम और आईवी दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट ड्रग है पेनिसिलिन वी, इसको सिर्फ हम ओरली यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पता होना चाहिए यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि इन सभी के आगे जी लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पेनिसिलिन है वो नेचुरल पेनिसिलिन की कैटेगरी से आती है। और अगर फिर भी आप इसको याद नहीं रख पा रहे हैं तो गाइस एक सिंपल सा टिप मैं आपको यहाँ पर दूँगी कि जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं उनको हम जी कह के बुलाते हैं, जी करके ही उनको रेस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर रिलेट कर लीजिए कि ये जी है, ये सबसे बड़ा पेनिसिलिन है। तो इस तरीके से आप याद रख पाएंगे कि तो ये नेचुरल पेनिसिलिन है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया हैं जो पेनिसिलिनेज एंजाइम को सिक्रीट करते हैं एंड उसी की वजह से जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस ड्रग को मॉडिफाई किया है इस तरीके के केसेस को ट्रीट करने के लिए। सो इस कैटेगरी में यहाँ पर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं पेनिसिलिनेज को सिक्रीट कर रहे हैं उस तरीके के जो इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए। एंड इनमें जो इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं वो ऑक्जेसिलिन एंड डाइक्लोऑक्जेसिलिन। एंड इसको एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन भी कह सकते हैं, ये एक इसका एडिशनल नेम है। सो आप इसको याद रखिए इस तरीके से।
नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो पेनिसिलिन है वो किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए नहीं है। इसमें काफ़ी जो बैक्टीरिया की वैरायटी है ये उनके ऊपर इफेक्ट शो करती हैं, इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कहा जा रहा है। एंड इसके अंदर एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रग है एंड इनको अमीनो पेनिसिलिन भी कहा जाता है। तो ये जो ड्रग हैं इनको याद करने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो सफिक्स है उसको आप देखिए, पेनिसिलिन का जो सफिक्स है सिलिन वो यहाँ पर है एंड प्रीफिक्स इन दोनों के अंदर एम है जो कि अमीनो से लिया गया है। तो इस तरीके से आप इनको ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो ड्रग है वो अमीनो पेनिसिलिन कैटेगरी से आती है। एंड ये जो अमीनो पेनिसिलिन है वो मोस्टली यूज़ की जाती हैं या तो साइनस का कोई इन्फेक्शन हो या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। तो ये 3 काफ़ी कॉमन इन्फेक्शंस हैं जिनके अंदर ये अमीनो पेनिसिलिन या फिर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन भी हम कहते हैं, इनको काफ़ी यूज़ में लिया जाता है इस तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसको एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कहा जाता है। अब ये जो कैटेगरी है वो जो इससे पहले हमने कैटेगरी पढ़ी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ये उससे भी ज़्यादा एडवांस कैटेगरी है। इसके अंदर वो बैक्टीरिया भी हम कवर कर पाएंगे जो कि अमीनो पेनिसिलिन के अंदर हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है इसके अंदर वो सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कवर हो जाएंगे। इसके अंदर हम पाइपरेसिलिन्स को नोटिस कर सकते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है और इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि इसका जो सफिक्स है वो सिलिन है। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। एंड जो इन्फेक्शन हम इससे ट्रीट कर पाएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। यहाँ पर एंटेरोबैक्टर जो इन्फेक्शंस हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर क्लैब्सिला से होने वाले जो इन्फेक्शन हैं, या फिर स्यूडोमोनास अर्जिनोसा से जो होने वाले इन्फेक्शंस हैं, इनको हम जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है उसके थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। या फिर इनके अलावा जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं पेनिसिलिन के साथ में वो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। जैसा कि हमने कहा कि पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, लेकिन उस रिंग को कुछ बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिनको कि बीटा लैक्टमेज कहा जाता है। और इन्हीं बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करने के लिए या फिर रोकने के लिए कुछ ड्रग का कॉम्बिनेशन पेनिसिलिन के साथ में काम में लिया जाता है, जिससे जो पेनिसिलिन है उसका जो मॉलिक्यूल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो और जो बैक्टीरिया है उस पर पेनिसिलिन अपना इफ़ेक्ट दिखा पाए। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ एडिशनल ड्रग्स को पेनिसिलिन के साथ में कंबाइन किया जाता है, जिससे ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कहा जाता है। तो इस कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर देख पाएंगे कि क्लेबुलेनेट एक ड्रग है और दूसरी है साल्बैक्टम या फिर टैजोबैक्टम। ये 3 ड्रग हैं जिनको कि पेनिसिलिन के साथ में कंबाइन करके यूज़ में लिया जाता है एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के रूप में। अब बात करेंगे पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि जब भी कोई ड्रग हम यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट का हमें पता होना ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमें साइड इफ़ेक्ट का पता नहीं है गाइस, तो पेशेंट के अंदर जो एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे वो हम जो प्राइमरी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, उसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और जो पेशेंट की कंडीशन है वो वर्स हो सकती है इस तरीके से। सो हमें साइड इफ़ेक्ट का पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखता है इस केस के अंदर। तो पेनिसिलिन से जो रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है एलर्जी।
आपने देखा होगा कि जब भी हम पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं तो इसका फर्स्ट हमें एक सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है, उसी के बाद हम पेनिसिलिन को पूरा जो डोज है तभी हम लगाते हैं जब पेशेंट उसके साथ कंफर्टेबल है, अदरवाइज़ हम उसको नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर एलर्जी टेस्ट हमें करना काफ़ी ज़रूरी होता है इस केस के अंदर। एंड जब भी एलर्जी होती है पेनिसिलिन के साथ में तो पेशेंट के अंदर हमें रैशेज़ हैं या फिर प्लूराइटिस या फिर फीवर की जो कंडीशन है, इस तरीके के साइन हम नोटिस कर पाएंगे। और ये काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ये कॉमन है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन से रिलेटेड जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है एलर्जी। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो इस क्लास से जो अदर ड्रग आती हैं वो पेशेंट उन ड्रग से भी एलर्जिक हो सकता है। इसमें कुछ परसेंटेज हो सकता है कि पेशेंट इस तरीके की जो क्लास है जो कि रिलेट करती हैं पेनिसिलिन के क्लास से, तो वो पेशेंट इन ड्रग के साथ भी एलर्जिक हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट पेनिसिलिन के साथ एलर्जिक है तो हमें वो सेम क्लास की जो ड्रग हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करनी है। या फिर हमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं वो है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, लेकिन ये काफ़ी कम देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर मोस्टली जो केसेस देखने को मिलते हैं वो एलर्जी से रिलेटेड ही होते हैं, और जो एनाफाइलैक्टिक शॉक के केसेस होते हैं वो 0.4 से लेकर 2% तक होते हैं। सो ये बहुत ही लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के जो काउंट है ये उनको भी लो कर सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं इस तरीके के जो साइड इफ़ेक्ट हैं। बट इनका हमें पता होना चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो कौन से हैं और लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। सो मोस्ट कॉमन में एलर्जी आता है यहाँ पर, और लेस कॉमन में एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के जो काउंट हैं वो लो हो सकते हैं पेनिसिलिन के केस में।